हेलो एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। गाइस, जो हमारा आज का आर्टिकल है वो आर्टिकल 5 ऑफ द पॉलिटी सीरीज। तो हम देखते हैं आर्टिकल 5 क्या है। आर्टिकल 5 आपकी बात करता है सिटीजनशिप की। इसके अंदर हम बात करेंगे सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे कौन से कैटेगरीज ऑफ लोग थे जो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करते थे। तो ये बात करेगा आर्टिकल 5। देखते हैं आर्टिकल 5 के टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा है। लेट्स सी। तो इसके अंदर सबसे पहली कंडीशन क्या है। ये आर्टिकल कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी पर्सन था जिसके पास डोमिसाइल था। अभी हम अगली वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि ये डोमिसाइल क्या होता है। आपने याद रखना है कि आर्टिकल 5 जो है वो किस चीज की बात करता है, डोमिसाइल की बात करता है। और डोमिसाइल एज अ क्राइटेरिया यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेंगे। तो कहता है कि जो भी पर्सन है या कोई भी पर्सन है, एवरी पर्सन who has his domicile in the territory of India, और उसके साथ तीन कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, मतलब तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, who was born in the territory of India। अगर कोई पर्सन टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है तो वो क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या है, आइदर ऑफ whose पेरेंट्स was born in the territory of India। अगर वो पर्सन खुद अभी बॉर्न नहीं हुआ है पर जो उसके पेरेंट्स है वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर बॉर्न थे बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कमेंस हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सिटीजन हो जाएंगे कंट्री के। और लास्ट क्या है, हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई रेजिडेंट था टेरिटरी ऑफ इंडिया में फॉर नॉट लेस देन 5 इयर्स इमीडिएटली, 1945 से 1950, फॉर नॉट लेस देन 5 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई 5 साल से इंडिया के अंदर रह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले, तो उसको भी क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिल जाएगी। ये टेक्स्ट है किसका, आर्टिकल 5 का। इसको आगे देखते हैं, डिकोड करते हैं, एक एक चीज को डिकोड करते हैं। तो पहली चीज क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन बॉर्न इन इंडिया तो हम कहते हैं एवरी पर्सन हु हिमसेल्फ और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, या तो पर्सन खुद या उसके पेरेंट्स, और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, या उनके पेरेंट्स, मतलब पर्सन के ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब यहां पे 3 जनरेशन की बात की जा रही है। was born in the territory of India as defined in the constitution and has not made his permanent abode in any foreign state after the first day of April 1947। हम कहते हैं कि अगर कोई पर्सन इंडिया में था या वो नहीं था तो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में रहे। डे क्या है, फर्स्ट डे, मतलब 1 अप्रैल 1947 के बाद वो इंडिया में है। और उन्होंने कोई भी फॉरेन टेरिटरी को या किसी और कंट्री को अपना घर नहीं बनाया है। तो वो किस चीज के लिए क्वालिफाई करते हैं, वो बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट क्लॉज की। ठीक है, तो यहां पे बात की गई कि टेरिटरी कौन सी, जो इंडिया की टेरिटरी उस टाइम पे थी उसकी बात की गई है। ठीक है, और सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है एवरी पर्सन हु or either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as defined by the Government of India Act 1935। तो यहां पे बोलते हैं कि जो हमारी टेरिटरी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट के थ्रू, अगर कोई पर्सन उसके अंदर खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न थे एज ओरिजिनली इनैक्टेड और इन बर्मा, सिलोन और मलाया, या इन तीनों जगह में कहीं भी बॉर्न थे, एंड हु हैज हिज डोमिसाइल in the territory of India as defined in this constitution shall be a citizen of India provided that he has not acquired the citizenship of any foreign state before the commencement of the constitution। उन्होंने बोला है कि अगर कोई बंदा इंडिया में बॉर्न था, उसके पेरेंट्स थे या उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, कौन से एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू, या वो कोई ऐसी टेरिटरी में थे जो इंडिया का पार्ट था, और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो वो इंडिया के अंदर ही रहे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे, वो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे। कंडीशन क्या है कि उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए, मतलब प्रूफ ऑफ रेजिडेंशिप होना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी ऑफ दिस आर्टिकल अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो क्या माना गया है कि पर्सन के पास डोमिसाइल हो, उसके पास प्रूफ हो कि वो इंडिया का रेजिडेंट था। ठीक है जी, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्होंने बात की डोमिसाइल। डोमिसाइल होता क्या है, द पर्सन मस्ट हैव डोमिसाइल इन इंडिया फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने वो टर्म यूज की डोमिसाइल, मतलब ये प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है कि आप उस टाइम में कंट्री में थे। तो पहला कीवर्ड क्या आता है इस आर्टिकल में, डोमिसाइल।
तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, उसने आपसे पूछा है कि जो डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है, ये प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा है, वो कौन से आर्टिकल के अंदर गिवन है, आर्टिकल क्या है 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड कीवर्ड इसमें हमने क्या देखा, बर्थ इन इंडिया, ठीक है, द पर्सन मस्ट हैव बीन बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो बर्थ से हम क्या कहते हैं कि बंदा टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर बोर्न होना चाहिए। तो टेरिटरी कौन सी, जो उस टाइम पे हमारी कंट्री की टेरिटरी थी एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू। तो यहाँ पे दो चीजें हमने सीखी कि एक्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू या एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड चीज कीवर्ड में क्या है, थर्ड कीवर्ड आपका है दैट इज पेरेंट बॉर्न इन इंडिया। अगर बंदा खुद नहीं है तो द पर्सन मस्ट हैव आइदर ऑफ देयर पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया। आइदर का मतलब क्या है, या तो मॉम या डैड, जरूरी नहीं है कि फादर ही हो, मदर भी हो सकते हैं। तो मदर हो या फादर हो, कोई भी पेरेंट अगर इंडिया में उस टाइम पर है उनका और बॉर्न है वो भी इंडिया में, तो बंदे को क्या मिल जाएगी, पर्सन या चाइल्ड को मिल जाएगी सिटीजनशिप ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या है, द पर्सन मस्ट हैव बीन एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट। मतलब 1945 से वो इंडिया के अंदर एज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो उसको डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा और उसको क्या मिल जाएगा, डोमिसाइल। तो हम यहां से डिकोड कर सकते हैं डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट क्या है। और लास्ट में क्या है जी, डीम्ड सिटीजन, एक और टर्म यूज की गई, डीम्ड सिटीजन। एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पर्संस हु मीट दीस क्राइटेरिया आर डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। हमने बोला कि अगर कोई पर्सन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे क्राइटेरिया को मैचअप करता है, मीटअप करता है, तो उसको क्या बोला जाएगा कि वो डीम क्या, वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है और किसी और कंट्री की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन का मतलब क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ अ कम्युनिटी या कंट्री। तो हम कह रहे हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि उसके पास क्या है, हमारी कंट्री की मेंबरशिप है। तो यहाँ पे लैंडमार्क जजमेंट देखते हैं, लैंडमार्क तो नहीं बोल सकते, मतलब फेमस केस जजमेंट देखते हैं कि 3 और 4 कौन सी जजमेंट्स है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ओपाइन किया उस जजमेंट्स के अंदर। पहली जजमेंट है आपकी स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह, ये 1955 की जजमेंट है। इसमें क्या था इशू, वेदर अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड बोर्न इन इंडिया बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स कुड बी कंसिडर्ड अ सिटीजन अंडर आर्टिकल 5। तो उन्होंने बोला है कि अगर कोई पर्सन डोमिसाइल हो जस्ट बिफोर या वो बॉर्न हुआ हो इंडिया में, तो क्या वो इस क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो जजमेंट में क्या बोला गया, द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 5 एंड हेल्ड दैट डोमिसाइल, birth in India and residence are sufficient to confer citizenship under this article। कि अगर आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, आपने इंडिया की जन्मभूमि पे क्या लिया है, बर्थ लिया है, और या आपके पास रेजिडेंस का कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ है, तो ये सफिशिएंट कंडीशंस हैं, आप क्या बन जाओगे, आप इंडिया के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इट क्लैरिफाइड द कंडीशंस अंडर व्हिच अ पर्सन बिकेम अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये हमारी क्या है, ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है 26 जनवरी 1950, उसके हिसाब से अगर आपके पास तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है, आपके पास डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, बर्थ का है, या आप रेजिडेंट हो हमारी कंट्री के और आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है, तो ऑटोमेटिकली आप कंट्री के सिटीजन बन जाओगे। ठीक है, तो ये जजमेंट कौन सी थी, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कुमार अमर सिंह। सेकेंड जजमेंट हमारे पास है वो है इजहार अहमद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 1955 की है। इशू क्या था, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स 5 to 7, पर्टिकुलरली आर्टिकल 7 रिगार्डिंग माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे आर्टिकल 6, उसके बाद हम करेंगे आर्टिकल 7, तो वहां पे हम इस जजमेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें जजमेंट क्या आई थी, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान क्या कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ये जजमेंट उनके लिए है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया ट्रैवल कर रहे थे। तो जजमेंट में क्या आया, द कोर्ट हेल्ड दैट a person who migrated to Pakistan after 1st March 1947 but later returned to India without proper permit was not entitled to Indian citizenship under Article 5 due to exception created by Article 7। तो जजमेंट में बोला गया कि अगर आप एक बार पाकिस्तान चले गए, कहां से, इंडिया से, उसके बाद आप पाकिस्तान से इंडिया दोबारा वापस आते हो पर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आर्टिकल 7 उसको परमिट नहीं करता है। ठीक है जी, सिग्निफिकेंस क्या है, हाईलाइटेड द लिमिटेशंस ऑन सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5 इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टीशन रिलेटेड माइग्रेशन। तो इस आर्टिकल ने बताया कि ये नहीं है कि अगर आपने इंडिया को छोड़ गए हो और बाद में आप किसी और XYZ कंट्री से इंडिया में आते हो तो आपको ऐसे ही हम सिटीजनशिप दे देंगे, नहीं।
जब तक आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हम मतलब कंट्री सेटिस्फाई नहीं होती और अब कंट्री के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हो, तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। बहुत इजी नहीं है इंडिया की सिटीजनशिप लेना, इट इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस, तो हमें वो सारे स्टेप्स देखने पड़ेंगे। तो कोई भी पर्सन एज इट इज जाके सिटीजनशिप नहीं ले सकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी मोहम्मद खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसका ईयर क्या है? 1957। इसमें क्या इश्यू था? वेदर अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन बट रिमेन्ड विद अ वैलिड डॉक्यूमेंटेशन कुड क्लेम सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल 5। तो यहाँ पे बोला है कि कोई पर्सन है जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया पर वो पाकिस्तान से वापस आया विद अ वैलिड डॉक्यूमेंट, तो क्या उसको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो जजमेंट क्या कहती है? द कोर्ट हेल्ड दैट वैलिड रिटर्न and a permit for resettlement are essential to claim citizenship under articles 5 and 7. Significance क्या थी? Reinforce the condition imposed by article 7 on general rule of citizenship under article 5. तो सरकार ने बोला कि सर अगर आप इंडिया से पाकिस्तान गए थे, बाद में आपको अपनी मिस्टेक रियलाइज हुई कि हमें पाकिस्तान से इंडिया वापस आना है, अपने होम कंट्री में वापस आना है और आपके पास एक वैलिड प्रूफ है ट्रैवल का, तो हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे, हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे अगर आप कंडीशंस फुलफिल करते हो। पहली कंडीशन में क्या था जो हमने लास्ट इसमें देखा है, उसमें क्या था कि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है तो आपको मिल जाएगी। और लास्ट केस स्टडी हमारी क्या कहती है? वो कहती है कुलाथिल मामू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये 1966 के यहाँ पे पासपोर्ट के लिए हुआ था। यहाँ पे क्या है? वेदर अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया but who had later acquired Pakistani passport could still be an Indian citizen under Article 5। ये कहते हैं कि कोई पर्सन था, बॉर्न कहाँ पे हुआ था? इंडिया में, पर बाद में कहाँ चले गए? पाकिस्तान, और वहां का क्या ले लिया इन्होंने? पासपोर्ट। तो क्या वो इंटाइटल्ड है? तो जजमेंट कहती है द कोर्ट हेल्ड दैट acquisition of foreign citizenship results in loss of Indian citizenship even if the person was a citizen under Article 5 initially। तो हमने बोला कि अगर आप हमारी कंट्री के सिटीजन हो, फिर आप किसी और कंट्री में गए, आपने उस कंट्री का पासपोर्ट ले लिया, तो पासपोर्ट आपको कैसे मिलेगा? अगर आप वहां की सिटीजनशिप लोगे तो आपने क्या किया? आपने हमारी सिटीजनशिप को गिव अवे कर दिया और आपने उस कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। तो इसका मतलब क्या है कि अब आप हमारे सिटीजन नहीं रहे, तो अब आप हमारे सिटीजन नहीं बन सकते। अगर आपको हमारा सिटीजन बनना है तो आपको हमारे पहले क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, उस कंट्री की सिटीजनशिप को गिव अवे करना पड़ेगा, उसके बाद आप हमारे सिटीजन बन सकते हो। तो सिग्निफिकेंस क्या था? क्लैरिफाइड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप दैट इज आर्टिकल 5 एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप थ्रू वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ अनदर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, तो आपको एक ही बार नागरिकता मिलेगी। अगर आप किसी और कंट्री के नागरिक हो या सिटीजन हो तो वी विल नॉट परमिट यू टू बी हैविंग ड्यूअल सिटीजनशिप। तो इस केस ने जो आपका ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसको क्लैरिफाई किया। तो ये था आपका आर्टिकल 5 जो कहता है कि कौन से पर्सन है एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में थे, इंडिया की टेरिटरी में थे, या उन्होंने इंडिया में जन्म लिया, बर्थ लिया। अगर उन्होंने नहीं लिया तो उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने, या उनके पास डोमिसाइल है या रेजिडेंस का प्रूफ है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू जो सी टेरिटरी इंडिया की थी, अगर वो वहां पे इंडिया में थे तो वो क्या बन जाएंगे? सिटीजन बन जाएंगे, अगर वैलिड प्रूफ है। अगर इनवैलिड प्रूफ है तो आप नहीं बन पाओगे। थैंक यू सो मच।